हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 15 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चक्रवात जैस्पर ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पास एक चक्रवात आया था जिसका नाम था जैस्पर, और यह चक्रवात एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। दोस्तों, यह चक्रवात कहां आया था? तो यह दक्षिण प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुआ था। इस चक्रवात में हवा की गति थी 195 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यह एक बहुत ही खतरनाक चक्रवात था। इस चक्रवात ने सोलोमन द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य को प्रभावित किया है। याद रखिएगा कि ये जो सोलोमन द्वीप है यह एक देश है। तो इस चक्रवात ने सोलोमन द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य को प्रभावित किया है। यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देख पा रहे हैं, ये है क्वींसलैंड राज्य ऑस्ट्रेलिया का। तो ये है दोस्तों जैस्पर चक्रवात। तो इसने इस वाले इलाके को अधिक प्रभावित किया है। हाल ही में आए हुए कुछ प्रमुख चक्रवात डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ समय पहले चक्रवात मिचोंग आया था, तो इसका नामकरण म्यांमार ने किया था और इसने प्रभावित किया था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और उड़ीसा को। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और यह इस साल हिंद महासागर में उठने वाला छठवां और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चौथा चक्रवात था। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उत्पन्न हुआ था चक्रवात मिचोंग। तो इसने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों को प्रभावित किया था। कुछ समय पहले एक और चक्रवात आया था जिसका नाम था तेज। तो दोस्तों, इस चक्रवात का नामकरण किया था भारत ने और इसने यमन और ओमान को प्रभावित किया था और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। हमून नाम का जो चक्रवात आया था इसका नामकरण ईरान ने किया था। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसने बांग्लादेश को प्रभावित किया था। दोस्तों, कुछ समय पहले एक और महत्वपूर्ण चक्रवात आया था जिसका नाम था मिथिली, जिसका नामकरण मालदीव ने किया था। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसने बांग्लादेश को प्रभावित किया था। सबसे इंपॉर्टेंट है बिपरजॉय तूफान। दोस्तों, इस तूफान का नामकरण बांग्लादेश ने किया था और इसने महाराष्ट्र, गुजरात और पाकिस्तान को प्रभावित किया था। इसमें हवा की गति थी 150 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। तो ये हैं दोस्तों अभी हाल ही में आए हुए कुछ प्रमुख चक्रवात। तो इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। तो वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज मिल जाएंगे, तो आप इनको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, दोनों माध्यम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको ई बुक उपलब्ध है ऐप पर। तो ई बुक को प्राप्त करने के लिए ऐप जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। तो इन दोनों खिलाड़ियों को अभी हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्या है? तो यह एक प्रकार का सम्मान होता है जिसमें टेनिस के महानतम खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। तो अभी हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है और ये दोनों यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। भारत इसमें शामिल होने वाला 28वां देश बन गया है। अगर हम बात करें विजय अमृतराज की, तो इन्होंने 1993 में टेनिस से संन्यास लिया था और लिएंडर पेस ने 2020 में टेनिस से रिटायरमेंट ली थी। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की स्थापना साल 1954 में की गई थी। दोस्तों, इस पिक्चर को आप देखिएगा, ये है लिएंडर पेस और ये हैं विजय अमृतराज। टेनिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कप डिस्कस कर लेते हैं। तो डेविस कप ये टेनिस से रिलेटेड है और ये पुरुषों का टेनिस कप है। बिली जीन कप ये महिलाओं का टेनिस कप है और बीटमैन कप ये महिलाओं का टेनिस कप है। वार्ना वेलाक कप ये भी टेनिस से रिलेटेड है
और दोस्तों टेनिस से रिलेटेड 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन शामिल होता है। जयलक्ष्मी कप ये महिलाओं की टेनिस से रिलेटेड है, भारत में आयोजित किया जाता है। थांट कप ये भी टेनिस से रिलेटेड है और व्हाइट मैन कप ये भी टेनिस से रिलेटेड कप है। तो ये सभी कप आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल भार्गव किस राज्य की विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं गोपाल भार्गव। दोस्तों बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और मध्य प्रदेश की एक विधानसभा है जिसका नाम है रहली, तो उससे 9 बार के विधायक हैं गोपाल भार्गव। तो उन्हें प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ अभी हाल ही में दिलाई गई है और ये शपथ किसने दिलाई है? गवर्नर मंगूभाई पटेल ने। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव बने हैं। इस पिक्चर को आप देखिएगा, ये हैं गोपाल भार्गव जी, ये हैं मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छगन भाई पटेल और ये हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव। चलिए दोस्तों प्रोटेम स्पीकर को हम समझ लेते हैं कि ये प्रोटेम स्पीकर है क्या। तो प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 180(1) में किया गया है। जब विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब गवर्नर के द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये अध्यक्ष की तरह काम करता है। दोस्तों संवैधानिक परंपरा के अनुसार प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान नहीं है। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम बने हैं अभी हाल ही में, जगदीश देवड़ा जी और राजेंद्र शुक्ला जी। और नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष होने वाले हैं आने वाले समय में। बीरा राणा मध्य प्रदेश की प्रभारी मुख्य सचिव अभी हाल ही में बनी है और वह मध्य प्रदेश की निर्मला बुच के बाद दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दमोह में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान किया गया है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश के उस समय के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ओमकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि स्टैच्यू ऑफ वननेस किसका स्टैच्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिगो को दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा 6वां। तो दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिगो दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई है। इंडिगो का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.15 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। इंडिगो की बात करें तो इसकी स्थापना अगस्त 2006 में की गई थी। मुख्यालय इसका गुड़गांव हरियाणा में है। इसके संस्थापक हैं राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल और इसकी मूल कंपनी है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड। दोस्तों रिपोर्ट और रैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे में 76% रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं। आईटीसी दुनिया की तीसरी सबसे वैल्यूएबल टोबैको कंपनी बन गई है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है। S&P ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर है। टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। दिल्ली का खान मार्केट दुनिया का 22वां सबसे महंगा हाई स्ट्रीट रिटेल स्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर कहाँ स्थित है, जिसका सर्वे कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है? आंसर हो जाएगा मथुरा। तो दोस्तों मथुरा में स्थित है श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर। तो इसका सर्वे कराने के लिए अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है। तो कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए सर्वे का आदेश दिया है और यह जो फैसला है ये जस्टिस मयंक कुमार जैन के द्वारा सुनाया गया है। 13.37 एकड़ विवादित जमीन का कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे कराया जाएगा और फिर इसकी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। दोस्तों श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता हुआ था। चलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्पिरेशनल सिटी योजना के तहत सीएम फेलोशिप कार्यक्रम अभी हाल ही में लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया गया है। यूपी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दुनिया का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनने वाला है। हाल ही में मथुरा में ब्रज रज उत्सव मनाया गया है। यूपी सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान कुछ समय पहले शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में सेंटर फॉर इनोवेशन में टाटा स्टील के द्वारा कितना निवेश किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 100 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, लंदन में जो सेंटर फॉर इनोवेशन बनाया जा रहा है उसमें टाटा स्टील के द्वारा 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो टाटा स्टील ने लंदन में सस्टेनेबल डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग में सेंटर फॉर इनोवेशन स्थापित करने के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ एक समझौता किया है। तो इस समझौते के तहत टाटा स्टील के द्वारा 4 वर्षों में 10 मिलियन पाउंड का निवेश किया जाएगा। दोस्तों, यह जो सेंटर बनाया जाएगा ये सस्टेनेबल मटेरियल के निर्माण में काम करेगा। बात करते हैं टाटा स्टील की। तो टाटा स्टील लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात बनाने वाली कंपनी है जो कि जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और यह टाटा समूह का एक पार्ट है। तो इसकी स्थापना 1868 में जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी। वर्तमान में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं एन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा जावेद अख्तर जी को। तो गीतकार पटकथा लेखक हैं जावेद अख्तर जी, तो उन्हें आने वाले अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। और ये जो पुरस्कार समारोह है ये 3 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, जो अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव है ये मुंबई में आयोजित किया जाता है। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और भारत सरकार के सहयोग से किया जाता है। 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 कोविड-19 योद्धाओं को प्रदान किया गया है। नॉर्मन वोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 डॉक्टर स्वाति नायक को, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 डॉक्टर रवि कन्नन आर को प्रदान किया गया है। याद रखिएगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों को प्रदान किया गया है। उन 4 लोगों में से भारतीय हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर। 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 डॉक्टर सुरेंद्र सहगल को, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 पीएम नरेंद्र मोदी को, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन को और यूके इंडिया अवार्ड 2023 एमसी मैरी कॉम को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस देश में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, भारत में जनवरी 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना था, लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन क्यों किया गया है? क्योंकि जो देश इसमें शामिल होने वाले थे उनके राष्ट्राध्यक्षों के शेड्यूल में कुछ टकराव हो गया। जैसे अगर हम बात करें 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और उसी दिन ऑस्ट्रेलिया में भी एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे वो आने में असमर्थ थे और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 26 जनवरी में मुख्य अतिथि के रूप में आने से पहले मना कर दिया था। तो इस प्रकार से शेड्यूल बिगड़ गया। तो अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब नई डेट तलाशी जा रही है कि कब इसको आयोजित करवाया जाए। दोस्तों, ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित होना था इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने वाले थे। बात करें अगर हम क्वाड की, तो इसे क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोला जाता है और यह एक फोरम है, यानी एक प्रकार का मंच है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान इसमें शामिल हैं। इसका उद्देश्य स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करना। इस समूह की पहली बैठक 2007 में की गई थी। इसे समुद्री लोकतंत्रों का गठबंधन माना जाता है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया गया था। तो ये बेसिक जानकारी है क्वाड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्षों के बाद किस देश से शांति मिशन को समाप्त कर दिया है? आंसर हो जाएगा माली। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 वर्षों के बाद माली देश से शांति मिशन को समाप्त किया गया है। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन क्या होता है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के पास उसकी सेना नहीं है, लेकिन जो इसके सदस्य देश होते हैं उन देशों के कुछ सैनिकों को मिलाकर के एक संयुक्त राष्ट्र शांति सेना बनाई जाती है। तो जब किसी देश की हालत बिगड़ जाती है या फिर वहां पर उपद्रव अधिक हो जाता है या फिर अराजकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो वहां पर शांति मिशन चलाया जाता है। तो
इसमें जो शांति सैनिक होते हैं वही तैनात किए जाते हैं। तो दोस्तों, माली में जो अराजकता फैली हुई थी उसको समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वहां पर शांति मिशन चलाया जा रहा था, लेकिन अब 10 वर्ष के बाद इस शांति मिशन को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, अब ये जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन है माली से क्यों समाप्त किया गया है? क्योंकि वहां पर हिंसक उग्रवाद बढ़ रहा था और इस हिंसक उग्रवाद से निपटने के लिए वहां पर शांति सैनिक कम हो गए थे, इसलिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वहां से हटने का फैसला लिया गया है। माली 2012 से इस्लामी चरमपंथी विद्रोह से लगातार चुनौतियों से जूझ रहा है। दोस्तों, अगर हम माली की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है और यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माली की लोकेशन। राजधानी है बमाको, राष्ट्रपति हैं असीमी गोइता जो कि अंतरिम राष्ट्रपति हैं। करेंसी है यहाँ की पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अजरबैजान में किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में COP28 का आयोजन दुबई UAE में किया गया है, लेकिन अगला जो आयोजन है 2024 में ये अजरबैजान के बाकू में किया जाएगा। COP28 की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 28वीं बैठक थी। यानी कि जो COP का आयोजन होता है ये जलवायु के मुद्दे पर एक बैठक होती है। तो COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस समय COP में 192 पार्टी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, कबीर बेदी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? इटली के द्वारा। भगवंत मान सरकार तोहाड़े द्वार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पंजाब में। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 29वां। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। चीन ने किस देश के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? मिस्र के साथ। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। डॉक्टर सोनिया त्रिखा किस राज्य के लोक सेवा आयोग की सदस्य बनी है? हरियाणा। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय शहरों में पहले नंबर पर कौन है? हैदराबाद। देश का पहला इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? वॉल्वो कंपनी के द्वारा। नारी शक्ति बचत खाता किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए दोस्तों, अब हम उन भारतीयों को डिस्कस करेंगे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इन्हें 1911 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर इसके बाद CV रमन को 1930 में भौतिक विज्ञान में, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, BS नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रमन रामाकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मिशन दक्ष किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर था बिहार। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बिहार बताया हुआ है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब की 5 महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं? तो झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज और रावी पंजाब की 5 महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो इसका भी आंसर सभी लोगों ने बताया हुआ है। आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, COP28 का आयोजन किस देश में किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।